नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और बात करेंगे बूथ के सहारे भाजपा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी यूपी में फुल इलेक्शन मोड में आ गई है। 2019 में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 75 को पूरा करने के लिए पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को 100 बूथ को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1,63,000 बूथों में से करीब 1,25,000 बूथों पर जीत मिली थी। जिन बूथों पर जीत हासिल नहीं हुई, पार्टी का प्लान है अब उन्हें मजबूत बनाना है। उन्होंने बैठक में शामिल भाजपा सांसदों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जो तमाम सांसद होंगे उनके संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में 25-25 कमजोर बूथों पर लगातार प्रवास सांसदों को करना होगा। इसमें स्थानीय कार्यकर्ता, बूथ कमेटी, विधायक भी उनकी मदद करेंगे। कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, संवाद किया जाएगा, योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभान्वित कराया जाएगा, अभियान से जोड़ा जाएगा। इधर विपक्ष ने अभी तक ना कोई प्लान बनाया है, ना 2024 को लेकर कोई मीटिंग या तस्वीर सामने आई है। हाँ, एक और राज्य जरूर है जो जाने की खबरें सामने आ रही हैं, इशारा महाराष्ट्र की तरफ है। तो लोकसभा चुनाव के लिए दलों की तैयारी क्या, किसकी रणनीति किस पर पड़ेगी भारी, इसी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं, सुनिए जरा। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं करती है, देश में बेरोजगार पर बात नहीं करती है, बेरोजगार युवाओं पर बात नहीं करती है। जिस तरह से काले कानून बनाकर अराजकता का माहौल फैला रही है, उस तरह से देश बर्बादी की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ज़्यादा अपने मैनिफेस्टो पर ध्यान दे, अपने किए गए वादों को पूरा करे और जो कुछ भी जनता से वादा किया था उन जनता के वादों पर खरा उतरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो झूठों का घड़ा है वो भर चुका है और जनता भी उनके झूठ को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इतने समय का उन्होंने वक्त दिया जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप कुछ उनके लिए बेहतर करते। देश अर्थव्यवस्था के मामले में गर्त में चला गया, देश रोजगार के मामले में गर्त में चला गया, महिला सुरक्षा हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बुरा हाल रहा है पिछले 8 सालों में। जनता पूरी तरीके से अब समझ चुकी है इनको कि ये लोग किसी भी काम के नहीं हैं। इस कारण से जनता 2024 का जो चुनाव होगा उसमें इनको असलियत इनकी दिखा देगी, चाहे ये लोग जितना प्रयास कर लें। अब इनका कोई भी प्रयास 2024 के चुनाव में काम नहीं आने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्व योजना, पूर्ण योजना की पद्धति पर काम करती है। हम कभी भी चुनावों के लिए पूर्व तैयारियां करते हैं और इस समय पार्टी ने ऐसे बूथ, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है, उन बूथों को कमजोर बूथ मान करके उनको मजबूत करने के लिए, उन बूथों पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत जनप्रतिनिधि उन बूथों पर सीधा संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच में उपलब्धियों के बारे में जाकर के उनको जानकारी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बूथ के सहारे भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी बूथों को जिस तरह से मजबूत कर रही है उसको वो समझते कैसे हैं। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात। चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। कंचन जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं, आपका भी स्वागत बिलाल साहब। राघवेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रेश सिंह जी को जुड़ना था, शायद वो अभी नहीं जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक हम कॉन्टैक्ट कर पाएं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से इलेक्शन के आते ही भारतीय जनता पार्टी फुल टू इलेक्शन मोड में आ जाती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, उनके बूथ मैनेजमेंट में जुड़े हुए लोग आम जनता से योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं, जो समस्याएं हैं उसके बारे में फीडबैक लेते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये दिखाई देने लगा है, मीटिंग्स भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी खेमों में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। 2024 को लेकर क्या सभी दल सीरियस हैं या सिर्फ बीजेपी ही सीरियस दिखाई दे रही है? देखिए, राजनीतिक दल तो चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन मैंने अपने ही जीवन के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मेरा जो अनुभव रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ अलग रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है, विभिन्न अभियानों को चलाती रहती है। केंद्र सरकार हो, चूंकि बीजेपी की ही केंद्र सरकार है तो उनकी योजना हो गई, और उत्तर प्रदेश में सरकार है उसकी योजना हो गई। तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना, एक अभियान खत्म नहीं होता दूसरे अभियान में लग जाना,
एक लंबी लिस्ट है, जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको किसी न किसी काम में उनको लगाए रहना। तो तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। और बीच बीच में क्या है, चुनाव तो आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव एक लंबी श्रृंखला है। अभी राज्यसभा का चुनाव खत्म हुआ, एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ। लोकतांत्रिक देश है भारत, तो यहाँ पे तो चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसी को देखते हुए कि भारत में कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, किस राज्य में कौन सा चुनाव आ जाए, इसके तैयारी मत बैठिए। आप अपने काम को लगातार सिस्टम से करते जाइए, और जब आप तैयार रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, आपके प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तो चाहे जिस एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप पास तो हो ही जाएंगे, ये विश्वास है। और इसी विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार वो चुनाव के लिए तैयार रहती है और अपने कामों में लगातार लगी रहती है। और बिलाल खान जी, स्टूडेंट वो अच्छा जो शुरुआती समय से ही अपनी तैयारियां पूरी कर लिया, स्टार्टिंग से अपनी तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दे। लेकिन फिलहाल जैसे कि सवाल मेरा राघवेंद्र जी से भी था कि रणनीति किसकी किस पर भारी पड़ेगी, फिलहाल आपकी रणनीतियां बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऐसी हलचल ही नहीं है कि 2024 को लेकर किसी तरह की मीटिंग्स या किसी तरह की तैयारियों में आप हैं। तो क्या 2024 में जाएंगे नहीं, या जाएंगे तो उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम तैयारियां करेंगे? आप वो स्टूडेंट में से हैं जो एग्जाम के 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं? देखिए पारुल जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी जो है, ये कैमरा जीवी वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक विकास को रफ्तार देने वाली पार्टी है, और समाजवादी पार्टी से हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाली पार्टी नहीं है। ये समाज, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि समाज को, कई समाजों को जोड़ती है। जिसमें समाज लगा हो पार्टी में तो वो कई समाज को जोड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बस इनके जुमले हैं। 2024 का इलेक्शन आप देख लीजिए, आने वाला है, और 2019 का भी आपने देखा होगा कि केवल बस युवाओं को, जिस तरीके से युवाओं के साथ इन्होंने शुरू से ही खिलवाड़ किया है, और आज तक न कभी विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, ना उस पे विकास पे फोकस करते हैं। जिस तरीके से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गिरती चली जा रही है, उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करेंगे, विकास के मुद्दे पे बातचीत नहीं करेंगे। जितना अत्याचार, अन्याय, जितना महिलाओं का शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अंदर, उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल पूछना है ना, ये तो सवाल जनता का सवाल है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, क्यों, आखिर क्यों नहीं बात करती है भारतीय जनता पार्टी उस पर? केवल ठीक है, फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सवाल बाद में करिएगा, क्योंकि मेरे टॉपिक से इतर है, डिबेट डिरेल हो जाएगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप लोगों की आने वाले इलेक्शंस को लेकर तैयारियां क्या हैं, या फिर आप सांसदी छोड़ के विधायक बन गए हैं अखिलेश जी, तो इंटरेस्ट बचा नहीं लोकसभा में? नहीं, हमारी तैयारी, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्यों करना है? उसे तो ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ना है, ईवीएम के भरोसे चुनाव जीतना है। नहीं तो ऐसे बिलाल जी वहां बैठे हुए हैं, पीछे अखिलेश जी का फोटो दिख रहा है, ऐसे जीत जाएंगे क्या चुनाव? तैयारियों की बात हो रही है ना सर। जब रणनीति की बात होती है, तैयारियों की बात होती है, तो प्लानिंग्स की बात होती है। देखिए, ये झूठा रणनीति हम लोग नहीं बनाते हैं। जिस तरीके से झूठ के आग में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झोंक दिया, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अगर रणनीति बनाती है तो वो जनता के दरमियान, जनता से पूछ के रणनीति बनाती है। जनता जो तय करती है उस पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कि कैमरे पे जा करके और माइक के सामने जा करके झूठे अफवाह फैला देना है कि हमको 2024 का चुनाव कौन सी रणनीति से लड़ना है। बूथ लेवल तक जो वोटर्स हैं वहां तक आपकी पकड़ है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है? मैडम पारुल साहब, हम लोगों की जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं। जनता का जो प्यार, जो सम्मान मिलता है, हमें तो लगता है कि वो सम्मान वोटों में तब्दील नहीं होता ना सर। दिक्कत तो यही आ जाती है कि वोटों में तब्दील नहीं होता वो सम्मान और प्यार आपको सरकार बनाने तक तो ले आए कम से कम। देखिए मैडम, हम लोग बंदूक के दम पे थोड़े वोट मांगते हैं। यहाँ पे अगर वोट जिसके पास 500 वोट होता है ना, तो उसके वहाँ नोटिस पहुंच जाती है। किसने मांगा? फिर क्या चुनाव आयोग सो रहा था? आप लोग सो रहे थे? कौन सो रहा था जो बंदूक के नोक पर वोट पड़ रहे थे?
कहाँ मैडम, कंप्लेंट्स हुई बंदूक वो के जो नोक पर वोट भारतीय पड़ रहे जनता थे? पार्टी के लोग हैं, हर तरीके का षड्यंत्र रच करके चुनाव वो लोग लड़ते हैं और लड़ाते हैं। नहीं और नहीं, जिस प्रकार हम से अगर वो लोग अपनी आला वीकनेस का को सुधारना चाहें तो सुधारा जिस जा सकता है, प्रकार लेकिन हम अगर ये मैडम सोचें जिस प्रकार से वो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्ता 5 साल की छोड़ के जिंदगी भर की रजिस्ट्री करा करके आए हुए हैं। नहीं, आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि बंदूक की नोक पर वोट पड़ रहे थे, तो चुनाव आयोग ने नहीं देखा, सपा ने नहीं देखा बंदूक की नोक पर कौन वोट पड़वा रहा था, ये सबने देखा, कहीं पे भी नहीं आया। सबने देखा, लेकिन आप बताइए, सरकार जिस तरीके किसने से देखा लास्ट सर? पे जो 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 मोड़ राघवेंद्र देती जी, है, कोई खबर आप ऐसी ये उत्तर सोच रहे प्रदेश हैं, के विधानसभा आज- चुनाव में या आज- किसी चुनाव में आपने देखा बंदूक की नोक पर वोट पड़ रहे थे? आपने कवर किया वहां का इलेक्शन ग्राउंड लेवल पर जाके? रुक जाइए ना, आप समझ लेती हूँ आप सच्चे कितने हैं, रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा ना। कहिए राघवेंद्र जी। देखिए, कई कई चुनावों को तो मुझे कवर करने का मौका मिला है और मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ बूथों पर जाके कि जिस तरह के चुनाव हुए हैं। देखिए, इस समय तो परिवर्तन तो हुआ है 10-20 सालों में, जब से ईवीएम आई है काफी पारदर्शिता रही है चुनाव में। अब ठीक है, अलग अलग लोग हारते हैं तो उस पर अलग अलग बहाना बनाते हैं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये राजनीतिक दल तो अब भी डिमांड कर रहे हैं बैलेट पे आ जाइए, आप आ जाइए। 3 दशक पुराना जो माहौल था, जब चाहिए जिस बूथ में पानी डाल दीजिए, जिस बूथ पे लाठी लगा देंगे और जिस पे चाहिए वोटर पे गलत नाम लिख के, उस समय के लिए तो ये लोग आह्वान कर रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम बैलेट से फिर आ जाएंगे। तो आप समझिए ना कि पारदर्शिता कहां पर है, पारदर्शिता ईवीएम से है या बैलेट से है? ठीक है, बैलेट का राज तो चाहते हैं, ईवीएम से स्टेट में गवर्नमेंट आ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी ईवीएम से हार जाए तो दिक्कत है। ये थोड़ा सा लॉजिक आपका डिफरेंट है। लौटूंगी, हमारे साथ चंद्रेश सिंह जी भी कुछ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करती हूँ चंद्रेश जी आपका। मैं लौटूंगी आपके पास, पहले कंचन जी के पास जा रही हूँ। कंचन जी, तैयारियां इतनी हों कि आप अपना मिशन 75 पूरा कर पाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि 75 करते करते कुछ और ही चली जाए कहानी, क्योंकि तैयारियों की बात की जा रही है, सांसदों को प्रवास के लिए भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है उन बूथों को जो 2019 में हमने खोए उन्हें पाना है, लेकिन काम तो वहां पे भी करना है जहां विधानसभा में आप लोग कमजोर हुए। जी पारुल जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है कि हाँ, जो हमारी बूथ कमजोर है गए हमें उस पर काम करना है। और काम तभी होता है जब आप वहां पर जाकर कर रहे होते हैं। कैमरा प्रकट नहीं कर देगा, जैसा कि मैंने अभी सुना, वो कह रहे थे कैमरे में आना, कैमरे में आना। कैमरे में आदमी तभी कैद होता है जब कुछ काम हो रहा होता है। इनको शायद पता नहीं कि कैमरे में आया कैसे जाता। आप काम करिए ना, आप कैमरे से क्यों डर रहे हैं? तो कैमरा आपको कैद कर लेगा। हाँ, और ट्विटर पे बैठ करके सवाल करेंगे तो फिर वही बात होगी ना कि फिर आप ट्विटर पे ही रह जाएंगे जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही काम करने वाली है और बहुत बहुत हास्यास्पद बात कर रहे थे। एजेंसियों को भी आपने धो डाला, आपने जनता को भी धो डाला। कह रहे हैं कि एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर जनता पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर लेती है। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं? इनको तो यही खबर नहीं है कि जनता का गुमराह बना रहे हैं, जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। जनता ने वोट डाला है, आप एजेंसी को भी नहीं समझते, आप संविधान को भी नहीं समझते, आप यहाँ पर बैठ करके जनता की भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो दोनों तीनों तो आप नहीं मानती मैडम, संविधान तो आप नहीं मानती मैडम। इन लोग को रोकिए, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। पता है कि आप लोग बंदूक की गोली से चीजें करते थे और वही डिबेट में भी कर रहे हैं, तो मेरे साथ ना करें प्लीज। आपसे निवेदन, पारुल जी ने रोकिएगा। बंदूक की नोक पर आ जाते हैं। बंदूक की नोक पर कौन जनता के सामने जाता था और कौन लड़ता था, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए ना ही पता है कि बंदूक की नोक पर क्या क्या होता था। आजमगढ़ उसका ठिकाना बना हुआ था। चीजें बहुत ही फैली हुई है, वायरल है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हंसी के पात्र ही बन रहे हैं। जैसे ही आपने बोला मुझे हंसी आ गई। खैर, इन सब बातों पे ना जाते हुए मैं थोड़ा सा पार्टी की बात कर लेती हूँ। जिन चीजों पर काम होना चाहिए वो काम हम लोगों ने किया है। जिन चीजों के लिए हमारे लोग, हमारी जनता तरसती रही है, हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज पर पारुल जी हम लोगों ने फोकस किया है। जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि पानी हुई, रोड हुआ और मकान हुआ, और जो महिलाएं हैं, जैसे कि महिलाओं की भी बात अभी उछाली। महिला कब सुरक्षित थी ये सभी लोग जानते हैं। आज महिलाओं के हर एक मुख से यही निकल रहा है कि जो योगी जी हैं, जो मोदी
मोदी जी हैं उन्होंने बहुत ख्याल रखा और हमारी अस्मिता को भी, हमारी इज्जत को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। अब हम 12 बजे रात में भी निकल सकते हैं, हम हर तरीके से सुरक्षित हैं और बहुत ही समृद्ध भी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पति भले ही बना रहे लेकिन वो हमेशा घर का मालिक माना जाता है, लेकिन मोदी जी ने एक छोटी सी चीज को उठाया और घर का पूरा मालिकाना हक महिला को दे दिया। तो ये समझ सकते हैं कि वो महिलाओं पर कितना ध्यान देते हैं, अपनी देश की बेटियों पर कितना ध्यान देते हैं। विधानसभा चुनाव में योजनाओं के बलबूते आप गए थे, अभी दोबारा योजनाओं को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, हम जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मूड में रहती है, हम लोग चाहते हैं कि चुनावी मूड काम से बनना चाहिए, कार्य से बनना चाहिए और अपनी योजनाओं को लेकर के, हम अपने कार्यों को लेकर के, क्योंकि अगर बूथ आपके कार्य थोड़े ना हुए, बूथ तो आपकी प्रिपरेशन हुई जो आप कर रहे हैं बूथों पर। अगर आपके सांसद जाते तो प्रिपरेशन है ना आपकी, वो हमारी तैयारी है और एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। हम लोग यूं नहीं है कि 6 महीने पहले ट्विटर से उचक करके सीधे रोड पे आ गए कि हमें चुनाव लड़ना है, विधानसभा लड़ना है। उसका परिणाम आप जानते हैं सपा के साथ में क्या होता है। खैर, हमें वो बनना ही नहीं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग हमेशा से ही तैयारी पे लगे रहते हैं और हमारी एक बहुत ही युद्ध स्तर की तैयारी होती है और योजनाबद्ध होती है, क्योंकि आप जनता के पास जाएंगे तो आप क्या बात करेंगे उनसे जाकर के, तो आपके पास कार्य होने चाहिए। आप अपनी नीतियों के द्वारा उनके पास जाएंगे। अखिलेश जी क्यों नहीं जाते उनके पास? क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो जनता को चाहिए था उनसे। सीधा जस्ट अभी उनके शासनकाल को देख करके जनता आ रही है, तो बिल्कुल वो भूली भी नहीं है और उनके शासनकाल को जानती भी है। इसलिए हम लोग बोलने के पूरे हकदार हैं और जनता हमारे साथ। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है ये कितनी कामयाब होती है तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन बूथों पर जाना, बूथों पर जाकर सांसदों को 25-25 बूथ दिए गए, वहां पर प्रवास करना, ये इलेक्शन टाइम में क्यों? अगला सवाल मैं आपसे लूंगी। फिलहाल चंद्रेश जी के पास जा रही हूँ। चंद्रेश जी, अब कौन सा नारा लेकर आएगी आपकी पार्टी 2024 में? अभी कोई प्लान है भी या नहीं है फिलहाल? पारुल जी, कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की रचयिता रही, इस देश के मूल्यों की, इस देश की परंपराओं की, इस देश के संस्कारों की ध्वजवाहक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी नारा देने का सिर्फ काम नहीं करती है, जुमला पढ़ने का काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश की क्या स्थिति थी, और जब मनमोहन सिंह जी 2014 में भाजपा को सत्ता सौंपे तब देश की स्थिति क्या थी, और स्थिति क्या है। यदि इसकी समीक्षा कर ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतिहास में यदि पिछले 8 साल में इन्होंने काम किए, सीरीज बनी हुई एपिसोड वाइज, तो उन पर मत जाइए ना। इस डिबेट में जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, आगामी इलेक्शंस को लेकर दल कितने तैयार? मैं आश्चर्य, ये पुरानी बातें लेकर जाएंगे क्या? मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि जहां सांसदों के कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि उन्होंने अपने आवंटित धन का कितना पैसा खर्च किया, प्रधानमंत्री ने जिन गांवों को गोद लेने की परंपरा शुरू की थी उन गांवों में कितना काम हुआ, सांसद निधि का कितना खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ। 80 से 85% सांसदों ने अपना सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और आप उन्हें संगठन के कार्य में लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव पार्टी है, प्रचार पार्टी है, उसका सरकार से, देश से कोई लेना देना नहीं है। उसे येन केन प्रकारेण सिर्फ चुनाव जीतना है। यदि सरकार चलाना होता तो आज देश नहीं जल रहा होता। आश्चर्य की बात है ना पारुल जी कि इन्होंने 8 साल की ही सरकार में सीएए लेकर आए, देश के लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने नोटबंदी लाई, जीएसटी लाई, आपके ही सवाल को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। कंचन जी, जरा बताइए कि वो वक्त आ गया है जब इनसे रिपोर्ट कार्ड लिया जाए। मैं आपके सवाल को लेकर जा रही हूँ चंद्रेश जी, और वो जवाब बीजेपी से लेना होगा मुझे। जरा रुक जाइए, आपके घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं रही होंगी, आप वापस आ रही हूँ। हमारे घर में महिलाएं पहले भी सुरक्षित थी और अब भी सुरक्षित हैं, ये जान लीजिए। चंद्रेश जी, लेकिन यूपी का क्राइम रिकॉर्ड जो है वो अभी बीच में क्यों बोला? स्वीकार नहीं किया जा सकता। बुलडोजर ने बहुत कुछ ठीक कर दिया है। जरा रुक जाइए, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ आपके पास। बोल रहे थे तो क्या? नहीं, 1 मिनट, हम बोल रहे थे, बोल रही थी तो हम बीच में बोल रहे थे क्या? 1 सेकंड चुप हो जाइए। पिछली सरकारों में सुरक्षित थी। चंद्रेश जी, ये जोश आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं दिखा पाते? मेरी समझ से परे ये जोश आपकी पार्टी के नेता इलेक्शन टाइम में क्यों नहीं दिखाते हैं? उन कैंडिडेट को ढूंढा जाता है जो राजनीति नहीं जानते, जो पॉलिटिक्स का एबीसीडी नहीं जानते, और फिर हार जाते हैं तो बताते हैं कि जनता ने वोट नहीं किया। रुकिए जरा, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूं। एंकर जब सवाल पूछता है तो उसका सम्मान करना सीखिए। रुकिए, आ रही हूं आपके पास।
मैडम बताइए, जो चंद्रेश जी ने बात रखी कि ये वो मोमेंट है जब इलेक्शंस पास आ रहे हैं, सांसद निधि सांसदों ने कितनी खर्च की, इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड मांगा जाना चाहिए, या संगठन के बूथों के सुधार के काम में भेज दिया आप लोगों ने सांसदों को? नहीं पारुल जी, बताइए ना कि संगठन का कार्य अगर हो रहा है तो ये हमारी पार्टी की बातें हैं, बाकी संसद का जो कार्य है वो सांसद कर रहे हैं। अब ये तो नहीं होगा कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के पास जाकर के वो पूरी लिस्ट रख दी जाएगी कि सांसदों ने हमारे ये काम किया। आपको कैसे लग रहा है? आपको कौन सा प्रूफ आपके पास? आप क्या दावे के साथ बता सकते हैं कि सांसदों ने काम नहीं किया और योगी जी ने और फिर मोदी जी ने उनका कार्य नहीं देखा? नहीं तो किया है, ये कैसे प्रूफ हो जाएगा? अगर विपक्षी बात जानना चाहता है कि आपके सांसदों ने कितना काम किया, जनता ये जानना चाहती है, तो ये बताएंगे कैसे फिर? मैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ कि एक एक चीज को वो अपने नजर में रखते हैं कि हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, हमारी चीजें कैसी हो रही है। एक एक चिट्ठा उनके सामने खोल करके देना होता है। आपकी सरकारों में क्या हो पाया? आपकी सरकारों में बैठ करके लाल बत्ती में या फिर अपनी एसी में बैठ करके विधायक बढ़िया चैन की नींद लेते थे। यहाँ पर विधायकों की सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है राघवेंद्र जी जहां पर इन तमाम सवालों के जवाब विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखे जा सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी हैं और अभी हमने देखा कि बहसबाजी और शोरगुल के अलावा हमें सदन में कोई महत्वपूर्ण सवाल सुनने को नहीं मिलते हैं। राघवेंद्र जी, हाँ देखिए, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की जो रणनीति होती है वो सिर्फ केवल मौके की होती है बस। जैसे कि अभी इस समय अग्निपथ योजना के तहत अगर युवा अगर बाहर आए तो उसको कैसे भुनाया जाए, उसमें वो दिमाग लगाएंगे। इनकी कोई दूरदर्शी कोई दृष्टि नहीं होती है कि हमें आगे क्या करना, जबकि जानते हैं भारत में चुनाव बराबर है, कभी विधानसभा का चुनाव है तो कभी लोकसभा का चुनाव है और जनता के बीच में ही जाना है, लेना है। आप मुद्दों पे जाइए, जैसे आपने कहा ना कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड, आप सांसद के कामों को लेके जाइए ना कि भाई आपको कितना बजट मिला, आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। आप मुद्दा उठाइए कि सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, आप उनके कमियों को जनता तक लाइए कि इतना बजट आया है, आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र में, कौन सी सड़क आप अपने निधि से बनवा दिए, कौन सा आपने बारात घर बनवा दिया, कौन से आपने स्वास्थ्य भवन और आंगनबाड़ी स्कूल बनवा दिए, आपने क्या किया, वो चीज आप मान सकते हैं। क्षेत्र में जाकर जनता के बीच इन तमाम बातों को रखने के इतर हम डिबेट्स में डिस्कशंस देखते हैं, हम तमाम जगहों पर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर हम देखते हैं, लेकिन जनता के बीच ग्राउंड लेवल पर वो चीजें नहीं दिखाई देती। चंद्रेश जी, आप कहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कटिबद्ध निवेदन करता हूं तो बीच में टोका टिप्पणी न करें, उनकी बीच में हमने बोलने का कार्य नहीं किया। जल्दी से सरसा में थोड़ा कम, ठीक। जल्दी से। दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात मैडम कह रहा हूं कि आज देश के अंदर सुनिए, आज देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? 3 करोड़ से अधिक लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरियां गंवाई हैं। 84% परिवारों के आय में 84% परिवारों के आय में कमी हुई। तो ऐसे में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जहां तय होना चाहिए, मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। चंद्रेश जी, आपके घर में टाटा स्काई है 1170, 24 घंटे देखिए आप 24 घंटे देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अनादि टीवी किन मुद्दों पर बात करता है। तो मेहरबानी करके जिस मुद्दे पर बात की जाए उस पर तैयारी करके आइए ना सर। महाराष्ट्र नहीं संभल रहा आपसे, यूपी में आप हैं नहीं, एमपी में पहले जा चुके हैं। ठीक है बिलाल खान साहब, मसला ये है कि विपक्ष को भी मुद्दे उठाने चाहिए, फिर सदन हो चाहे सड़क हो, लेकिन मुद्दे जब तक नहीं उठेंगे तब तक विपक्ष भी मजबूती के साथ जनता के बीच नहीं जा सकता। और फिर जनता की मदद किस बात की? मैडम, हमारा मेन मुद्दा है कि ये रोजगार कब देंगे उन नौजवानों को जिनको ला करके आखिरी कागार पे छोड़ दिया है इन लोगों ने। ठीक है, हमें ये संसदीय क्षेत्र में जाकर बताएंगे जनता के बीच। मैडम, मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए, हमें अपनी बात कह लेने दीजिए। कंचन जी, मैं सवाल ले लूं ना, सवाल ले लूं मैं, 1 सेकंड रुक जाइए। बिलाल साहब, मुझे ये बताइए, संसदीय क्षेत्र में जहां पर वो 16 जगह जहां पर मजबूत नहीं है बीजेपी, वहां जाकर उनके तमाम सांसद काम करेंगे, ठीक है, और बाकी जगहों पर विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को उठाए। तो संसदीय क्षेत्रों में जहां जहां आप लोग काम कर सकते हैं वहां तो करेंगे ना। ऐसे लीडर हैं, मैं उनको एकदम संक्षेप में आपको नाम भी बता दूंगा, अब वो टीवी पे आपके नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसे कुछ नेता हैं जो उन्होंने खुद कहा है कि हम ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, हमें बूथ के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। कहिए, मैं इस डिबेट को आगे और एक्सटेंड कर दूंगी। कहिए कौन है, कहिए। बिलाल खान जी कहिए।
आपको मैं नाम भरोसा भेज कर रही हूँ दूंगा आप पे, आप जो WhatsApp नाम पे। कहेंगे कहिए, मैं क्यों सुन इतना रही हूँ। झूठ बोलते हैं आपको आप? नाम भेज दूंगा मैं कि तो कुछ दीजिए ना ऐसे नाम। लीडर हैं कि वो कहते मुंह से हैं बोलने से कुछ नहीं कि होगा ना, तथ्यों के हमने साथ बात करनी चुनाव पड़ती है सर। ईवीएम के भरोसे, हम ईवीएम के ईवीएम के भरोसे चुनाव भरोसे लड़ते हैं। देश में हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर बैलेट पेपर पर होते हैं जब छोटे चुनाव होते हैं। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये कौन से बीजेपी के माननीय नेताजी थे? जरा कंचन जी को भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैं भी मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो क्या करा देंगे अरे चुनाव? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आप घिर रहे हो उस सवाल में, आप बता ही नहीं पा रहे हैं, या तो आपके बहुत करीबी दोस्त रहे होंगे, वो बता पा रहे होंगे आपको, जिसका नाम आप नहीं लेना चाह रहे। और ऐसे करीबी दोस्त आपकी पार्टी में तो जरा बताइए कौन कौन ईवीएम से आपके यहाँ भी जीता है? ये झूठे लोग हद करते हैं। आप बताएंगे। आरोपों से नहीं होता है, जरा तथ्य सबूत ऐसे लेकर बैठा कीजिए डिबेट में। कंचन जी झूठी आप लोग हैं, क्योंकि जनता को जिस प्रकार से आपके जनता नाम दे को गुमराह दीजिए। कर दिया कंचन है। जी 1 सेकंड रुक जाइए। कंचन जी 1 सेकंड, कंचन जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए कंचन जी। नाम दीजिए सर, बिलाल जी नाम दीजिए, जनता को गुमराह मत करिए। बिलाल जी नाम दीजिए। कौन कहता है बीजेपी में? नाम दीजिए, जनता को गुमराह मत करिए। नाम दीजिए बिलाल जी, असल मुद्दे पे आइए। नाम दीजिए बिलाल जी। और नहीं है तो आगे से झूठ मत बोला कीजिए, उत्तर प्रदेश में झूठ मत बोला रोजगार कैसे दे रही है? कीजिए। ये नाम पूछ रहा दीजिए हूं। या तो झूठ मत बोला कीजिए। अर्थव्यवस्था कैसे सुधर रही है? समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में अपनी तैयारियों में जुट गई है और बूथों को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। सांसदों को टारगेट दिया गया है, जाइए जाकर वहां जनता से मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जहां पर मजबूत नहीं है वहां पर भी मजबूत हो जाइए। लेकिन ये भी तो सच है कि अपना काम भी तो बताइए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।